नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज पहुंचे हैं और यहां पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ में सीएम धामी ने लगाई आस्था की डुबकी। सीएम धामी ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर अपनी माताजी को कराया स्नान। सीएम धामी ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर अपने परिवार के साथ किया जलाभिषेक। मैं इस क्षण को नहीं कर सकता बयां, ये कहना है सीएम धामी का। त्रिवेणी संगम के पुण्य सलिल में मां को स्नान कराने का मिला सौभाग्य। त्रिवेणी संगम में स्नान पर पुण्य लाभ किया अर्चित। सनातन संस्कृति के प्रति आस्था दिखी स्वर्ण रूप में। सीएम धामी पूरी तरह पारंपरिक सनातनी वेशभूषा में नजर आए। लोगों का ध्यान उनकी ओर हुआ आकर्षित। हर कोई सीएम धामी की धार्मिक आस्था को देखकर प्रभावित नजर आया। सीएम धामी को अक्सर धर्म रक्षक धामी के नाम से जाना जाता है। कंधे पर पवित्र धागा उनकी सनातन परंपरा और धर्म के प्रति गहरी आस्था को रहा दर्शा। महाकुंभ में उमड़ी भीड़ के बीच उनकी यात्रा एक प्रेरणादायक संदेश। धर्म और परंपराएं केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं और सीएम धामी ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। सीएम धामी ने प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर अपनी माताजी को स्नान कराया है। सीएम धामी ने प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर अपने परिवार के साथ किया जलाभिषेक। साथ ही कहा, मैं इस क्षण को नहीं कर सकता हूं बयां। त्रिवेणी संगम के पुण्य सलील में मां को स्नान कराने का मिला सौभाग्य। ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सीएम धामी प्रयागराज पहुंचे हैं और साथ ही परिवार के साथ पहुंचे हैं और इस दौरान जब संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई तो पूरी तरह से सनातनी वेशभूषा में नजर आए हैं। हाँ संदीप, कहें तो कल सीएम धामी प्रयागराज पहुंच गए थे। वहां जो उत्तराखंड द्वारा मंडप लगाया गया वहां पर पहुंचे, उसका निरीक्षण किया और साथ ही जब भजन संध्या कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए और साथ ही वहां पर साधु संतों द्वारा उनका विशेष रूप से वहां पर अभिनंदन समारोह भी किया गया, जो यूसीसी है या अन्य चीजों को लेकर वहां पर किया गया। और आज सवेरे तो उन्होंने वहां संगम में आस्था की डुबकी लगाई और अपनी माता श्री को कहें तो पूरी तरह से स्नान कराकर उन्होंने वहां पर जलाभिषेक भी किया। और तो कुल मिला के कहें पूरी आस्था रूपी में आज वहां पर सीएम धामी नजर आए और पूरी जो पोशाक थी, अगर आप कहें तो पूरी सनातनी पोशाक में दिखाई दिए। तो पूरे परिवार के साथ आज वो कल संगम पहुंच गए थे, वहां विभिन्न कार्यों में शामिल हुए और आज संगम में मां आस्था की मां गंगा में डुबकी लगाई और प्रदेश की खुशहाली की और सुख समृद्धि की कामना की गई। और सीएम धामी की इसी आस्था को देखकर उन्हें धर्म रक्षक धामी भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, हम देखते हैं कि लगातार जहां मतलब जैसा देखते हैं कि जिस जगह पहुंचते हैं जैसा भाव होता है उसी भाव में वो वहां पर पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं। जैसे किसी धार्मिक स्थान में हम कहीं जाते हैं, कहीं ऐसा जाते हैं तो पूरी उसी प्रक्रिया से पूरे भगवान की जो विधि विधान से पूजा अर्चना होती है जो उसी प्रकार से जाते हैं। या कहीं जब किसी चुनाव सभा में जाते हैं तो उसी हिसाब से वो पूरी चुनावी सभा को पूरी धमाकेदार तरीके से वो वहां पर अपनी बातों को रखते हैं। तो कुल मिला के कहें जैसा स्थिति जैसा समय होता है वैसी तरह वो ढालकर उस परिस्थिति में अपना वो कर लेते हैं। तो वही हम प्रयागराज देख रहे हैं, जैसे कल से वो वहां पर अपने परिवार सहित वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित हुए, कई चीजें वहां पर भजन संध्या में भी शामिल हुए। उनका साधु संतों ने वहां पर अखाड़ों ने उनका सम्मान समारोह भी किया गया और कुल मिला के कहें फिर वो आज उन्होंने यहाँ पर आस्था की डुबकी भी लगाई है यहाँ पर और संगम में मां गंगा में प्रणाम भी किया है। अपने पूरे परिवार के साथ में कहूँ जलाभिषेक भी किया है और कुल कहें तो मतलब एक पूरी आस्था में वहां पर नजर आए धामी और उन्होंने यही कामना की है कि पूरा मेरा प्रदेश खुशहाली में रहे, सुख समृद्धि रहे और लगातार विकास की गति उत्तराखंड को मिलती रहे। सीएम धामी के दौरे को लेकर और क्या कुछ खास देखने को मिला? हाँ संदीप, मैंने कहा ना कि कल वो वहां पर लगभग हम कहें तो शाम को वहां पर पहुंचे थे। सबसे पहले जो वहां उत्तराखंड द्वारा वहां एक मंडप बनाया गया है वहां पर उसका पूरी व्यवस्थाएं देखी। वहां पर क्या कमियां तो नहीं है कोई, क्योंकि इतने अधिक संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे, किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिर वहां पर भजन संध्या का एक कार्यक्रम भी रखा गया, वो पूरा वहां पर उन्होंने देखा गया। उसके बाद वहां जो विभिन्न
अखाड़े और साधु संत तो वहां पर थे, मंडला महाराज, उन्होंने उनका सीएम धामी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जोरदार उनका अभिनंदन समारोह भी किया। जो यहाँ यूसीसी जो तो कहें तो पहला एक राज्य उत्तराखंड है जहां पर ये लागू किया गया है। इस और भी कहीं लगातार जो पूरे धर्मरक्षक बने रहते हैं मुख्यमंत्री पूरे सामने, इसको लेकर वहां साधु संतों और अखाड़ों ने वहां पर उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत भी किया। अब सीएम धामी के आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? हाँ, कहें तो मैंने कहा ना, कल वो पहुंचे थे, कल उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम किए। आज उन्होंने जैसे पूरे परिवार के साथ आस्था की संगम की ड्यूटी लगाई वहां पर है, और उसके बाद आज वो वहां पर वापिस देहरादून आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो देहरादून कार्यक्रम होंगे। तो कुल मिला के मैंने कहा ना, एक उनकी आस्था थी। उन्होंने पहले ही क्या था, जब वो यहाँ पर महाकुंभ होने वाला था तो उत्तराखंड सरकार द्वारा वहां पर उनको विशेष वहां पर संगम में स्नान करके बुलाया भी गया था। और अभी 2-3 दिन पहले जब योगी यहाँ पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर 2-3 दिन उनकी भतीजी की यहाँ पर शादी थी, उत्तराखंड में आए थे, तब भी उन्होंने यहाँ पर कहा था कि आप संगम आइए, व्यवस्थाएं देखिए और वहां पर आस्था की ड्यूटी लगाइए। और मुख्यमंत्री पूरे परिवार सहित अपने धर्मपत्नी गीता धामी और अपनी माता जी के सहित वहां पर बच्चों के साथ वहां पर पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रम में वहां पर समारोह हुए और उसके बाद मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बरसों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में देखा और सुना। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दी गई परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण टिप्स को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम से इस कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त रहने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मक सोच विकसित करने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और इस तरह के कार्यक्रम उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने में सहायक होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए सुझाव न केवल परीक्षा बल्कि संपूर्ण जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि चाहे मन की बात हो या परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी के हर कार्यक्रम से प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलती है। गणेश जोशी ने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभी से इस तरह के कार्यक्रमों को अवश्य सुनने की अपील की है।
मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो, इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते, चाहे उनके हैंडराइटिंग उनके थे उससे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे भी हम कहीं और मानते हैं। जी सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आजकल के युवाओं स्टूडेंट रहेगा सर, लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई कि वो मेरे लिए इतनी मेहनत करते। चुकना नहीं है, 24 घंटे सबके पास ही हो जाए, लेकिन कोई 24 घंटे बहुत प्रोडक्टिव हो। सबसे बड़ी बात है ये टाइम मैनेजमेंट, पॉसिबिलिटीज और एवं दिन का पढ़ने के बाद भी चुकना नहीं है, 24 घंटे सबके पास ही हो जाए। करता जाता है, सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए आपके मन के अंदर कुछ न कुछ आपको। मुझे याद है मैं जब पढ़ता था आई होगी, आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहां से आ रही है, किसकी आ रही है? जिसके पास देहरादून एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर दून पुलिस ने जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में भारी व्यक्तियों और किराएदारों के सत्यापन के लिए वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीमों ने जनपद में निवासरत भारी व्यक्तियों, किराएदारों, घरेलू नौकरों के सत्यापन के साथ ही किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान पुलिस ने 1574 व्यक्तियों के सत्यापन के साथ ही 328 मकान मालिकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई करते हुए 32,80,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 47 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और नियमों के उल्लंघन करने वाले 73 लोगों के चालान कर 22,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ा रही है। वहीं लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी जारी है। जनपद चमोली में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर्स का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लक्ष्मण सिंह निवासी देहरादून पर अपने वाहन में साइलेंसर का प्रयोग करने पर चालानी कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर और पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर्स का प्रयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। Thanks to the state of Uttarakhand for providing us or rendering us the endless support to run this entire ecosystem. इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है।
साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर सामने आ रही है नैनीताल से, जहां पर नैनीताल पुलिस का ऑपरेशन सैनिटाइज जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाया विशेष अभियान। 14 फरवरी को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में होंगे शामिल। एसएसपी प्रधान नारायण मीणा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। एसएसपी ने स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र और झुग्गी झोपड़ियों का किया स्थलीय निरीक्षण। राजपत्रित अधिकारियों की 4 टीमों का किया गया गठन। एसएसपी ने दिए सख्त दिशा निर्देश। अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ साथ राष्ट्रीय खेल के समापन पर कड़ी सुरक्षा करें सुनिश्चित। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होटल, ढाबे, फड़ फेरी की भी चेकिंग कर किया गया सत्यापन। 1830 लोगों के किए सत्यापन, 48 लोगों का काटा गया चालान। 22 लोगों के विरुद्ध सत्यापन न करने पर हुई चालानी कार्रवाई। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, पुलिस का यहां पर सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? संदीप, कहें तो राष्ट्रीय खेल यहाँ पर चल रहे हैं और कहें तो 28 फरवरी को यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इसका शुभारंभ किया था और अब 14 फरवरी को 28 जनवरी को उन्होंने शुभारंभ किया था और अब 14 फरवरी को इसका राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है। शुभारंभ इसका देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में हुआ था और जो इसका समापन है वो कुमायूं में हल्द्वानी में होना है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी पुष्कर सिंह धामी जब चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में थे तो उन्होंने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से वहां पर मिले थे और उन्हें निमंत्रण दिया था कि जो समापन कार्यक्रम है हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का, उसके लिए आप वहां पर आए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। 14 फरवरी को हल्द्वानी राष्ट्रीय खेलों का जो समापन होना है उसके लिए वहां पर चल रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी सुरक्षा है। अगर कहें तो उस हिसाब से जो नैनीताल पुलिस है, क्योंकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी आता है, तो वहां के द्वारा सत्यापन वगैरह पूरा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम जो एसएसपी है प्रहलाद सिंह मीणा, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया है और आज कहें तो 10 तारीख हो गई है और 4 दिन बाद इसका समापन होना है। जिस तरीके से हम कहें कि बहुत बड़ा कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था जब देहरादून में राजीव गांधी स्टेडियम वहां पर था और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया था। उसी स्तर पर समापन कार्यक्रम भी उत्तराखंड सरकार यहां पर करने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस ने यहाँ पर गहन औचक निरीक्षण किया है और सारी व्यवस्थाओं का एसएसपी ने पूरी तरह से निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के सत्यापन भी किए गए हैं। हाँ, जब मैंने कहा ना, जब केंद्रीय गृह मंत्री जब आते हैं तो मैंने कहा ना उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी चौकन्ना तरह व्यवस्थाएं बरती जाती हैं। तो स्वयं जब मैंने कहा 14 तारीख को यहाँ पर पहुंच रहे और बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का समापन है, तो ये भी देखा जाता है कि कोई यहाँ बाहर का जब उसकी चेकिंग हो जाए चला जाए, देखा जाता है कि कौन गए, कहाँ की इधर के उधर के तो नहीं है, क्योंकि सत्यापन एक पूरे देश में, मैं कह रहा पूरे उत्तराखंड में भी चलाया जा रहा है, सब जगह चलाया जा रहा है। तो ये भी लोगों को देखा गया और जो सत्यापन में खड़े नहीं है, जहाँ की कमियां दिखाई दी है, उनको चालान भी काटा गया था। कुल मिला के कहें कई चीजों का यहाँ पर टीमों का गठन भी किया गया है, जिसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर पहुंच रहे हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नशे के सौदागरों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से धंसने से बचाया जा सके। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 3.5 लाख से अधिक की कीमत का गांजा बरामद किया है।
देहात पुलिस टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की नजर बाइक सवार 2 संदिग्धों पर पड़ी। पुलिस को देख तस्कर बाइक मोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। इस बीच घबराहट में नशा तस्करों की बाइक रपट गई, जिस पर पुलिस ने तुरंत युवकों को पकड़ लिया। नशा तस्करों की पहचान अतीक अली और हरीश बिष्ट के रूप में हुई है। दोनों तस्कर गांजा डोटियाल इलाके से काशीपुर की ओर लेकर जा रहे थे। अतीक काशीपुर का रहने वाला है, जबकि हरीश चौकुटिया का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि अतीक इससे पहले सऊदी अरब में काम किया करता था। पैसे की जरूरत पड़ने पर उसने गांजा तस्करी करना शुरू किया। पुलिस टीम द्वारा दोनों तस्करों की आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास मौसम का मिजाज बिगड़ने से फिर ठंड की दस्तक शुरू हो गई है। आसमान में घने बादल मंडरा रहे हैं, जो ठंड को महसूस करा रहे हैं। मौसम का मिजाज बिगड़ने से पर्यटकों की चहलकदमी पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ ही नाव चालक नौकायन चलाकर पर्यटकों को नौका विहार करवा रहे हैं। पर्यटकों स्थलों में भी रोज की तरह रौनक नहीं दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो नैनीताल और कैचीधाम नीम करौली बाबा महाराज के यहां भी भीड़ कम नजर आ रही है। माल रोड व अन्य स्थानों पर भी जाम न होने से प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में पल पल बदल रहा है मौसम का मिजाज। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार। अन्य जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। मैदानी इलाकों में बारिश का कोई खास आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बन रहा मुसीबत। सुबह और शाम मैदानी इलाकों में छा रहा कोहरा। कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठंड। मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध और कोहरे के चलते लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। प्रदेश भर में 13 फरवरी तक मौसम रहेगा शुष्क। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम स्पीड। यहां पर लगातार मौसम अपना रुख बदल रहा है और पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की बात बताई जा रही है। मैदानी इलाकों में बारिश का कोई खास असर हालांकि देखने को नहीं है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कमल, एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है बदलता दिख रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मौसम कब अपना रुख बदल ले रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी और अब बारिश के आसार भी यहां पर बता दिए गए हैं। संदीप, कहें तो बसंत के बाद या कहें होली तक ये कहीं ना कहीं मौसम में लगातार परिवर्तन चलता रहता है। और कहें तो हमारा जो राज्य है पूरी तरह से कहें तो पर्वतीय राज्य है। लगभग अगर 13 जिलों में से लगभग 9 जिले जो हैं वो पूरे पर्वतीय जिलों में आते हैं। और वही स्थिति अब जो थोड़ा सा मौसम विभाग ने जानकारी दी कि पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये सारे पांचों के पांचों जिले जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मौसम धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है। और वही एक उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अगर जो मैदानी अगर हम काय बात करें, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वो देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, इन जिलों में ऐसा कोई इसका प्रभाव नहीं रहेगा। हल्की बारिश वहां से हो सकती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में ये भी है कि कहीं ना जब बारिश होती है तो कोहरा भी छाप जाता है कहीं ना। तो पर कुल मिला के कहें धूप भी बहुत कहें तो बहुत खिली खिली यहाँ पर निकलती है। और वही हम बात देहरादून की कह रहे हैं, देहरादून में भी आज ऐसा ही था। हल्की कभी धूप जा रही थी, कभी धूप छिप रही थी। लुका छिपी का खेल भगवान सूर्य यहाँ पर खेल रहे थे। तो कुल मिला के कहें पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये चीजें चलती रहती हैं। और मुझे लगता है होली तक ये चीजें चलती रहती है। कभी बारिश और कभी ये हल्की फुल्की हो। तो ऐसी कोई बड़ी बारिश नहीं बताई गई है, पर यह कि हल्की फुल्की कुछ पर्वतीय जिले बताए गए, 4 से 5 जिले, वहां कुछ बारिश हो सकती है। कमल, तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।